हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स और इसके टाइप्स और इसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स एंड यूज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स जो होता है एंड यूजिंग के बेस पे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के ये गुड्स होते हैं। पहली बात करते हैं हम गुड्स के टाइप्स की। फर्स्ट इज दिस फाइनल गुड्स, सेकंड इज इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स यानी एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका ध्यान रख लीजिएगा, एफ आई, ओके, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एंड व्हाट इज द फाइनल गुड्स? तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको इंग्लिश डेफिनेशंस के साथ साथ मैं इसकी रोमन हिंदी में भी दे रहा हूं, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। बस इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फाइनल गुड्स है क्या? तो इसको मैंने पहले इंग्लिश में लिख दिया। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशंस। मींस इसमें फाइनल गुड्स में हम ये देख रहे हैं कि जो फाइनल कंजम्पशंस के लिए हो, यानी जो फाइनल उसको कंज्यूम करे, जो इसको फाइनली कंज्यूम्ड करे और फाइनली यूज, और जो फाइनली यूज करे एंड आर नॉट मीन्ट फॉर रीसेल, जिसका पर्पस जो हो रीसेल ना करना हो, फर्दर प्रोडक्शन करना ना हो। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको कोई खरीदने के बाद में उसको अपने लिए यूज करे या तो कंजम्पशंस करे और उसका मेन पर्पज रीसेल करना होना हो, नॉट मीन्ट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा फाइनल गुड्स होगा। तो इसको अगर हम हिंदी में देखें क्या होगा? फाइनल गुड्स वो वस्तु होती है, वस्तु मीन्स गुड्स हो गया, जो फाइनली उसको यूज करता है और जिन्हें दोबारा बेचने या आगे प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता, जिन्हें आगे प्रोडक्शन नहीं करना, आगे यूज नहीं करना, वो फाइनल गुड्स होगा। आप देखिए जैसे गुड्स के टू टाइप्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसे ही फाइनल गुड्स के भी टू टाइप्स हैं। तो ये फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंज्यूमर्स गुड्स, एक होता है कंज्यूमर्स गुड्स, दूसरा होता है प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर्स गुड्स क्या है। कंज्यूमर्स गुड्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। मतलब कंज्यूमर्स गुड्स वो गुड्स होता है जिसको जो भी ये खरीदता है उसको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिले और उसकी जरूरत को पूरा करें। जैसे आपको अभी भूख लगी है तो आपने अभी समोसा खरीदा, आपने उसके अपने लिए सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदा और आपकी जरूरत वो पूरी की। कोई भी सामान आप खरीदते हैं अपने लिए खरीदते हैं तो जिससे आप की सेटिस्फैक्शन पूरी हो। तो कंज्यूमर गुड्स वो वस्तु होती है जो सीधे ग्राहक की जरूरत को पूरा करती है, जो ग्राहक की जरूरत को पूरा करे वही कंज्यूमर्स गुड्स होगा। जो ग्राहक की जरूरत को पूरा करे कंज्यूमर्स गुड्स होगा। एग्जांपल, शर्ट फॉर पर्सनल यूज। अगर शर्ट आपने अपने लिए खरीदी है तो ये क्या है, हमारा फाइनल गुड्स है। शूज अगर आपने अपने पहनने के लिए खरीदे हैं तो फाइनल गुड्स। मोबाइल फोन आपने अपने लिए खरीदा है तो ये कौन सा गुड्स हो गया? कंज्यूमर्स गुड्स हो। अगर आप शर्ट खरीद कर पहनते हो तो वो कंज्यूमर गुड्स है, तो अगर नहीं पहनते हैं तो वो कंज्यूमर्स गुड्स नहीं होगा। यानी बेचने के पर्पज से आप खरीदते हो तो वो आपका कंज्यूमर्स गुड्स नहीं होगा। सेकंड पॉइंट्स करते हैं कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स क्या है? हिंदी में से पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यानी आपने कोई गुड्स खरीदा, उससे जहां तो आप अपने प्रोडक्शंस के पर्पज से लेकर खरीद रहे हो कि भैया इससे हम खरीदा है, इससे हम और माल तैयार करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे, तो वे सारे गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स वो वस्तु होती हैं जो अन्य वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए यूज होती हैं। जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा तो दूसरे की जो है उत्पादन करने में जो हेल्प करे वो गुड्स क्या होगा? कैपिटल गुड्स होगा। जैसे एग्जांपल, सेविंग मशीन यूज फॉर टेलर। यानी एक टेलर ने कपड़े सिलने वाली मशीन खरीदी तो वो टेलर के लिए क्या हो जाएगा? वो प्रोड्यूसर्स गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स गुड्स हो जाएगा। अगर वही सेविंग मशीन जो है, अगर कपड़े सिलने वाली मशीन अगर आपने अपने घर के लिए खरीदी है तो ये आपके लिए कंज्यूमर्स गुड्स होगा, क्योंकि आपने कपड़े सिलकर उनको क्या है, उससे इनकम जनरेट नहीं करनी। तो इसलिए यही मशीन एक के लिए क्या हो जाता है? प्रोड्यूसर गुड्स होता है, दूसरे के लिए कंज्यूमर्स। मशीन्स इन फैक्ट्रीज, कोई भी मशीनें फैक्ट्री के लिए खरीदी जाती हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? आपका
प्रोड्यूसर्स गुड्स होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट, कोई भी टूल्स एंड इक्विपमेंट है ये भी आपके प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं। जैसे अगर सिलाई मशीन घर में पर्सनल यूज के लिए है तो कंज्यूमर गुड्स, और लेकिन अगर वो टेलर यूज करता है कपड़े सिलने के लिए तो वो कैपिटल गुड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ये समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर गुड्स। अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अब नेक्स्ट पॉइंट का तो बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे किसी ने कोई गुड्स खरीदा, खरीदने के बाद में उसको खुद यूज ना करके जहां तो उसका वो क्या करेगा, इसको दोबारा सेल करेगा, जहां उसको अपना अगला प्रोडक्शन प्रोसीजर करने के लिए यूज करेगा। जैसे हलवाई ने चीनी खरीदी और चीनी से क्या करेगा, वो मिठाई बनाएगा, तो वहां पे इसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो वस्तु होती है, वो गुड होता है जो या तो दोबारा बेचने के लिए या किसी और जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शंस के लिए यूज हो, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगा। जैसे आपका क्या है एग्जांपल, क्लॉथ परचेज बाय टेलर, रॉ मटेरियल। टेलर ने क्या किया, कपड़े खरीदे और कपड़े सिलकर आगे बेचेगा, तो जो कपड़े खरीदे हैं वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। मशीन बॉट बाय डीलर फॉर रीसेल, मशीन जो है डीलर के द्वारा खरीदी गई, अब मशीन जो है डीलर के द्वारा खरीदी गई सेल करने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि जो है डीलर जो है इस गुड को लेकर बेचेगा। वीट यूज टू मेक फ्लोर, यानी आपने क्या किया, वीट खरीदी, उसका क्या बनेगा, आटा बनेगा, तो उसको आपको आटा बनाकर ये बेचेंगे, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ये गुड्स फाइनल यूज के लिए नहीं बल्कि आगे प्रोसेस के लिए होते हैं। जो भी गुड्स फाइनल यूज के लिए ना करके हम उसका क्या करें, अगले प्रोसीजर के लिए, प्रोसेस के लिए ले जाएं, तो ये आपका होता है जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, यानी जो एक ही गुड जो है वो आपका फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी गुड हो सकता है। एक ही वस्तु अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैटेगरी में आ सकती हैं। जैसे सिलाई मशीन घर में यूज हो, कंज्यूमर गुड, और टेलर यूज करे प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल गुड। ये इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन कंज्यूमर गुड घर के लिए, टेलर के लिए वही कैपिटल गुड है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट डिफेंस गुड्स। गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे गए डर्बल डिफेंस गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स माना जाता है, यानी जो गवर्नमेंट जो भी गुड्स खरीदती है इसे इंटरमीडिएट गुड्स माना जाता है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि बेसिस फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, यूज ऑफ फाइनल यूज, फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल, यानी फाइनल यूज के लिए होना चाहिए। और इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल है इसका। अब देखिए बात करते हैं हम डिटेल से फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स के बारे में बात करते हैं कि फाइनल गुड्स को किस टाइप्स में लिखते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, यानी जो बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शंस की बाउंड्री लाइन को पार कर ले, प्रोडक्शंस की बाउंड्री लाइन को पार कर ले, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय दियर फाइनल यूजर, यानी जिसे हम फाइनल यूजर के लिए यूज कर सकें, या जिसने अपने जो बॉर्डर की जो है बाउंड्री लाइन को पार कर लिया, तो वे गुड कौन सा हो जाएगा, आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा। अब इसकी मीनिंग, फाइनल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी जिसे कंप्लीटली गुड्स, यानी जिसे हम लोग तैयार माल कहते हैं, और अपने अंतिम यानी जो फाइनल जो यूजर जो है इसको यूज कर ले और वो तैयार हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, हु आर द फाइनल यूजर। तो फाइनल यूजर कौन हो सकता है, एक कंज्यूमर हो सकता है। जैसे आपने अपने लिए गुड्स खरीदा घर के लिए, तो आप कंज्यूमर्स हैं, तो ये आपके लिए फाइनल गुड्स है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी किसी भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा
कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए कोई गुड्स खरीदा तो वो भी इसका फाइनल यूजर हो सकता है। फाइनल यूजर दो प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। याद रख लीजिएगा, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के जो हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड इसको क्या कहते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड क्या है, गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी जो भी गुड्स कंज्यूमर्स के द्वारा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया तो वो हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड होगा। वो प्रोडक्ट जो ग्राहक अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए खरीदता है, जैसे शर्ट बॉट बाई पर्सनल यूज़, मोबाइल फ़ोन एंड शूज़। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स, कैपिटल गुड्स। गुड्स परचेज बाई प्रोड्यूसर्स एंड यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स इन प्रोडक्शन। यानी जो गुड्स परचेज बाई द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स के द्वारा खरीदा जाए और किसके लिए किया जाए, फिक्स्ड एसेट्स के प्रोडक्शन, यानी फिक्स्ड एसेट्स में के लिए खरीदा जाए और इससे क्या करना हो, प्रोडक्शन करना हो, तो ये हो जाता है हमारा प्रोड्यूसिंग गुड्स हो सकता है। जैसे मशीन इन फैक्ट्री, ट्रैक्टर यूज्ड बाई फार्मर, सेविंग मशीन यूज्ड बाई टेलर। अब देखिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशंस का एक्सपेंडिचर्स, यानी जो हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होता है ये इक्वल होता है कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स के। एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी फाइनल प्रोड्यूसर अगर एक्सपेंड करता है, फाइनल प्रोड्यूसर अगर कोई पैसा एक्सपेंड करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी प्रोड्यूसर, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर्स ने कहीं पैसा खर्च किया, कोई ट्रैक्टर खरीदा, कोई मशीन खरीदी, तो वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है। और कंज्यूमर जो अगर पैसा खर्च कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है फाइनल गुड्स पे, तो वो अपने यूज़ के लिए कर रहा है, इसलिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। देयरफॉर यह पॉइंट्स याद रख लिए, एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स और क्या करेंगे इसमें, कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। यानी दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स हम फाइनल गुड्स के यूज करते हैं, एक होता है सीई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड आईई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर खर्चा इन्वेस्टमेंट। यानी जो हमारा कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। फाइनल गुड्स पर टोटल खर्चे की बात की जाए, यानी टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए, कंजम्पशंस प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई, यानी कंजम्पशंस और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल एक्सपेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शंस बाउंड्री। प्रोडक्शंस बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स इंटरमीडिएट्स गुड्स फ्रॉम फाइनल गुड्स। यानी जो बाउंड्री लाइंस जो है एक बहुत ही ज़्यादा इसका मेन रोल है, वो ये डिसाइड करती है कि ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है। प्रोडक्शन बाउंड्री के एक काल्पनिक रेखा है जो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को अलग करती है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, जैसे फार्मर ने सेल्स की, क्या की, वीट सेल्स के बिल्कुल तैयार किया, और मिल मेक्स फ्लोर, मिल ने क्या किया, उस पर फ्लोर बनाना है। बेकर मेक्स ब्रेड, कंज्यूमर बाइज ब्रेड, ब्रेड सोल्ड टू कंज्यूमर एज फाइनल गुड्स। और जो ब्रेड जो बेचा जाएगा कंज्यूमर के लिए, यानी जो गुड्स बनाया, देखिए इधर फार्मर ने वीट जो पैदा की और मिल मेकर को भेजी, फ्लोर बनाया और इससे बेकर मेक्स ब्रेड बना, फिर कंज्यूमर ने ब्रेड खरीदा। जो ब्रेड सोल्ड टू कंज्यूमर इज द फाइनल गुड। वीट एंड फ्लोर, यानी इससे इसका क्या यूज किया इन्होंने, इसका फाइनली हमें क्या बनाया, इससे ब्रेड बनाया। तो यानी ये दोनों ही चीजें क्या आ गई, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ठीक है। व्हाट डज क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री मीन? प्रोडक्शंस जो क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, इट मीन्स दे गुड इज नो लॉन्गर इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशंस एंड इज रेडी फॉर फाइनल यूज। इसका मतलब ये है कि जो गुड जो होता है कि जो अपना जो ज़्यादा लंबे समय से नहीं प्रोसेस में हो, वैल्यू एडिशंस में, और रेडी फॉर फाइनल यूज। अब उस प्रोडक्ट्स में और वैल्यू ऐड नहीं होगी और वो फाइनल यूज के लिए तैयार है, यानी जिसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड ना हो और फाइनली यूज के लिए तैयार हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा फाइनल हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए एग्जांपल, रिटेल शॉप में रखी शर्ट जो बिकने के लिए है रेडी है फाइनल गुड, यानी रिटेल शॉप में जो शर्ट रखी है बिकने के लिए है, बेचने के लिए, वो फाइनल गुड है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आई हैव नॉट एट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आई यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स वो ऐसा गुड्स है जिसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया है, जिसका पर्पज रीसेल और जहाँ फर्दर प्रोडक्शंस के लिए हों। इंटरमीडिएट गुड्स वो वस्तु होती है जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं की है और रीसेल या फर्दर प्रोडक्शंस के लिए यूज होती हैं, जैसे क्लॉथ परचेज बाय टेलर, वुड परचेज बाय कारपेंटर, ईट यूज टू मेक फ्लोर, इन सब में वैल्यू ऐड होती है, इसलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अब देखिए नॉन इंक्लूजन्स इन नेशनल इनकम, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में खाली फाइनल गुड्स तैयार किया जाता है, लिखा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, इसको डबल काउंटिंग से अवॉइड किया जाता है। एग्जाम्पल, वुड रुपीज 10,000, चेयर 20,000। चेयर की वैल्यू में वुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसलिए वुड को अलग से काउंट नहीं करते। यानी जब आपकी चेयर बन के तैयार हो गई तो चेयर में आपकी लकड़ी की कीमत भी जुड़ गई और उसको बनाने का खर्च यानी पूरा तैयार करने का हो गया। तो अगर वुड को भी अगर हम जोड़ देंगे तो ये भी कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए वुड को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, खाली चेयर की कीमत को हम ऐड करेंगे। एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशंस और इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो हमारा एक्सपेंडिचर्स और इंटरमीडिएट गुड्स होता है इसको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस और इंटरमीडिएट कॉस्ट में कहा जाएगा। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स पर के लिए या खर्चा इंटरमीडिएट कंजम्पशंस या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, यानी कोई भी गुड जो है जो आपका फाइनल हो या इंटरमीडिएट, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। द सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंडिंग ऑन इट्स एंड यूज। ये किस पे डिपेंड करता है, इसके एंडिंग यूज पे। एक ही प्रोडक्ट फाइनल या इंटरमीडिएट हो सकती है, ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। जैसे शुगर को यूज्ड इन बिस्किट फैक्ट्री, अगर शुगर को बिस्किट फैक्ट्री वालों ने यूज किया तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर शुगर यूज्ड इन टी एट होम, शुगर को चाय बनाने के लिए यूज किया गया तो ये फाइनल गुड है। अब ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ट्रैक्टर बॉट फॉर रीसेल, अगर किसी ने ट्रैक्टर बेचने के लिए खरीदा, इंटरमीडिएट गुड। अब इसमें एग्जाम्पल पॉइंट, एंड यूज इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड टू अवॉइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनमें से डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स अभी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका, गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल और फाइनल फॉर रीसेल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जिसका पर्पस क्या हो, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल भी कहते हैं, जिसको हम रीसेल करना हो। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जिससे हम लोग क्या करना हो, फाइनल गुड्स के लिए हमें कंजम्पशन करना हो या इन्वेस्ट करना हो। तो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट्स जो होता है रिमेन या विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होगा विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होगा, जबकि फाइनल गुड्स में क्या होगा कि क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये क्या हो जाएगा, अपनी बाउंड्री प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को पार कर लेगा, रेडी फॉर यूज के लिए हो जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू एडिशंस, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू इज टू ऐड टू बी एडेड, यानी इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है, अभी वैल्यू ऐड होना बाकी होता है, ठीक है, इसको अभी होना बाकी है। फाइनल गुड्स नो फर्दर वैल्यू इज टू बी एडेड, इसमें कोई वैल्यू भी एडेड अब करनी नहीं होगी, ये पूरा तैयार होगा। नेशनल इनकम एस्टिमेशंस, इंटरमीडिएट गुड्स जो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ऐड किया जाता है, और जो आपका जो दूसरा होता है फाइनल गुड होता है वो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेशंस, यानी इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। अब देखिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आंसर एक्सप्लेन। फाइनल गुड्स मशीन फॉर फैक्ट्री इंस्टॉलेशंस, मशीन को फैक्ट्री इंस्टॉलेशंस के लिए खरीदना।
फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फाइनल गुड्स, पोस्टल स्टैम्प परचेज बाय कंज्यूमर, फाइनल गुड्स, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, फाइनल गुड्स, सेविंग मशीन परचेज बाय होम मेकर, माइक्रोवेव ओवन परचेज बाय हाउस होल्ड। ये सारे ही फाइनल यूज के लिए हैं। इसमें से कोई एक आधा एग्जांपल दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, यानी पेपर खरीदा अभी उसको प्रोसेसिंग में है। इंटरमीडिएट कोल परचेज बाय फैक्ट्री, इंटरमीडिएट बुक्स परचेज बाय बुक सेलर, इंटरमीडिएट एग्जॉस्ट फैंस यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर्स, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी यूज टू मेक प्रोडक्ट्स, यानी जो किसी दूसरे के लिए यूज के लिए हम खरीदें तो वो इंटरमीडिएट। सीड्स परचेज बाय फार्मर, इंटरमीडिएट गुड्स। एलईडी टीवी परचेज बाय डीलर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एलईडी टीवी परचेज किए बाय डीलर के लिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट। मिल्क परचेज बाय होटल, इंटरमीडिएट सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज बाय स्कूल कैंटीन, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट, क्योंकि इन्हें रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शंस के लिए यूज किया जाता है, यानी खरीदा जाता है। कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, गुड्स डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली पूरा करे वो कंजम्पशन गुड्स हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे यूज फॉर सेवरल ईयर, जो लंबे समय तक के लिए हम यूज करें, कुछ साल तक हम यूज कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जैसे टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। कई साल तक यूज होने वाली वस्तु यानी प्रोडक्ट जो है वो हमारा ड्यूरेबल है। सेमी ड्यूरेबल, यूज फॉर अबाउट 1 ईयर, जिससे हम 1 ईयर के लिए कम से कम यूज कर सके, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्लॉथ, फर्नीचर, लगभग 1 साल तक चलने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो ड्यूरेबल होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिससे सिंगल यूज गुड्स, जिससे सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, दोबारा नहीं कर सकते। मिल्क, ब्रेड, एलपीजी, एक बार यूज होने वाली प्रोडक्ट जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स, सर्विसेज, एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, सर्विसेज हुआ, तो ये सारी ही नॉन मटेरियल गुड्स होंगे। तो इनके टाइप्स जरूर देख लीजिएगा। सेवाएं जो सीधे जरूरत पूरी करती हैं। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, यानी जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और किसके पर्पस के लिए होते हैं, प्रोड्यूसर यूज्ड, जिससे हम प्रोड्यूसर यूज के लिए किया जाए रिपीटेडली इन प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। कैपिटल गुड्स जो होते हैं प्रोडक्शंस के करने के लिए होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो कई साल तक प्रोडक्शन में यूज होते हैं। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, ट्रैक्टर हुआ, आप कई लंबे समय तक इसको यूज करोगे एक बार खरीदने। फैक्ट्री इक्विपमेंट। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आ जाता है इस टाइप्स का। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारे ही कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब देखिए जैसे आपने क्या किया इसका एग्जांपल कि हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स होता है, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं होता है। जैसे वुड यूज टू मेक फर्नीचर, जैसे आपने क्या किया, लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया, तो ये फर्नीचर वो प्रोड्यूसर गुड तो है बट नॉट कैपिटल गुड, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। जिससे आपने लकड़ी से क्या बनाया, फर्नीचर बनाया, ये प्रोड्यूसर गुड तो है लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, इनमें डिफरेंस देख लीजिए। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है एंड कैपिटल गुड्स, तो इनमें जो डिफरेंस है अलग अलग है, आप देख लीजिए इसमें। तो एक तरफ लिख लीजिए कंजम्पशन गुड्स, एक तरफ लिखिए कैपिटल गुड्स। सेटिस्फैक्शन, जो कंजम्पशन गुड्स होता है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देता है, कैपिटल गुड्स इनडायरेक्ट देता है। कंजम्पशन गुड और एक्सपेंडिचर्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, और इसका जो होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और जो आपका प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और ये इनका इम्पैक्ट क्या होगा, रेजिस वेलफेयर होगा, ठीक है, वेलफेयर के लिए। रेजिस प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड यूज इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप, यानी इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड किया जाता है और फाइनल गुड्स को जीडीपी इंक्लूड किया जाता है, और एंड यूज होता है मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस होता है।
अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स रेफर्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स ऑन कंज्यूमर गुड्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स किया जाता है इनके एग्रीगेट यानी कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स के एग्रीगेट जितना भी होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स होगा, एक कंज्यूमर जितना भी एक्सपेंड करता है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसका है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का मतलब है इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कंज्यूमर गुड्स पर किया गया कुल टोटल खर्चा, यानी जो कंज्यूमर गुड्स का पर टोटल जो खर्चा 1 ईयर में किया गया है वही आपका आ जाएगा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है। हु स्पेंड्स ऑन कंजम्पशंस, कौन एक्सपेंड करता है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स 3 सेक्टर्स के द्वारा खर्च किया जाता है। कौन कौन खर्च करता है? एक होता है हाउस होल्ड यानी जो घर पे लोग खर्च करते हैं। हाउस होल्ड्स बाई कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ दियर वांट्स, यानी हाउस होल्ड्स में जो भी खर्चा किया जाता है, खरीदा जाता है गुड्स, हाउस आपके घर में अगर गुड्स खरीदा जाता है किस लिए खरीदा जाता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ दियर वांट्स, यानी हाउस की कोई भी सेटिस्फेक्शन के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खरीदा जाए तो वे होगा। हाउस होल्ड्स अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाइज कंज्यूमर गुड्स फॉर डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील्स, पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट किस लिए खरीदती है? या तो डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगी, या मिड डे मील्स के लिए खरीदेगी, या पब्लिक सर्विसेज के लिए खरीदेगी। तो ये हो गया इसका। सरकार डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील और अन्य सेवाओं के लिए कंज्यूमर गुड्स खरीदती है। ये पॉइंट हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस NPPI, एनजीओस एंड टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारास, यानी ये कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो इनका पर्पज क्या है कि बिना प्रॉफिट कमाए लोगों की सेवा करना। दे परचेज कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी दान के लिए वे खरीदते हैं। एंड पब्लिक वेलफेयर, इनका पर्पज होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ये संस्थान चैरिटी और समाज सेवा के लिए कंज्यूमर गुड्स खरीदती हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें देखिए इधर इन सबको टोटल कर दीजिए। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में क्या है? कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड, जो गवर्नमेंट एंड जो आपके NPPI है, इन तीनों का यानी जो भी खर्चा हुआ इन तीनों को जोड़ लीजिए, यही हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल हाउस होल्ड का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, NPPI का खर्चा, जो NGO यानी है गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद यानी जो दूसरों के वेलफेयर के लिए खरीदते, इन सारे खर्चों को जोड़ लीजिए, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट को पढ़ने से पहले तो स्टूडेंट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये सारे ही नोट्स आपके लिए इजी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हमें क्या रेफर्स करता है? ये इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी जैसे हमारी स्टॉक ऑफ कैपिटल पिछले साल 1 लाख थी, अब 1.5 लाख हो गई, तो कितने से बढ़ गई? 50,000 से बढ़ गई। यही हमारा इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इक्वल चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजिंग, यानी ये डेल्टा जो केक जो बना हुआ है ट्रायंगल के डेल्टा के, इसका मतलब है चेंज इन कैपिटल। हियर इज I इज इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, K फॉर कैपिटल स्टॉक एंड डेल्टा के इक्वल कैपिटल स्टॉक में बदलाव। डेल्टा के मीन्स चेंज इन स्टॉक। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशंस भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशंस भी कहते हैं। आप बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। पहला हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी जो भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीजिंग करते हैं, तो मशीनरी बढ़ा गई, कोई प्लांट बढ़ गया, तो ये चेंज इन अगर इसमें हुआ तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट मशीन के स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर्मूला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ? पिछले साल हमारे पास स्टॉक कितने था प्लांट एंड मशीनरी का, अब कितने का हो गया,
तो यही हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा करंट ईयर के लिए। एग्जाम्पल, बिगिनिंग में 8 मशीनें थी, एंड में 10 मशीनें हो गई। कितनी मशीनें बढ़ गई? 2 मशीनें। तो यही हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, 2 मशीन्स हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या होता है, जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाओगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। अपनी क्या होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ होती है। यानी इतना हमारा होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग ईयर। जैसे उसमें फिक्स्ड एसेट्स में इसमें होता है इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स का जो भी चेंज हो। अब देखिए इसमें साल के दौरान रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में जो बदलाव होता है उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का वही, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड लिखा था, यहाँ पे लिख देंगे इन्वेंट्री एट द एंड एंड इन्वेंट्री एट बिगिनिंग। अब ये हो गया आपका इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शंस में रुकावट नहीं आती और फर्दर डिमांड को जो है मीट करने में हेल्प करता है। और इसके बाद में बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल, डेप्रिशिएशन। टोटल इन्वेस्टमेंट्स में हमारा इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल, यानी डेप्रिशिएशन जो होता है इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट में, इसमें जो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इंक्लूड होता है हमारा, डेप्रिशिएशन इंक्लूड होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नया कैपिटल, पुराने कैपिटल का रिप्लेसमेंट, डेप्रिशिएशन दोनों शामिल होता है। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो नया कैपिटल है वो और पुराने कैपिटल का रिप्लेसमेंट यानी डेप्रिशिएशन दोनों शामिल होगा, इन्वेस्ट होगा। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर दें। इसको माइनस कर दें, डेप्रिशिएशन को, तो ये हमारा स्टूडेंट नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक में असली वृद्धि होती है। नेट इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल स्टॉक में जो होती है एक्चुअल इंक्रीजिंग होगी। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिशिएशन को माइनस कर दीजिए। डिफरेंस टेबल बेसिस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इंक्लूड्स जो रिप्लेसमेंट होता है इसमें यस हाँ होता है, और इसमें यो नेट इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, इंक्लूड रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इंक्रीज की बात करी जाए तो नॉट क्लियर है, और इसका जो है नेट इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल इंक्रीजेस है। जीडीपी इंपैक्ट ग्रॉस में क्या होगा? मे और मे नॉट इंक्रीज जीडीपी, बढ़ भी सकती नहीं बढ़ सकती। और नेट में क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीजेस जीडीपी। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम पॉइंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, फिक्स्ड इन्वेंट्री, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन को क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होती है? जो हमारी लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो लॉस होता है उसे ही हम लोग डेप्रिशिएशन कहते हैं। ड्यू टू नॉर्मल ईयर एंड टीयर, यानी नॉर्मल ईयर एंड टीयर, जैसे मशीन चलती है तो उसके चलने से जो उनके ईयर एंड टीयर से या रख रखाव से जो भी उनकी वैल्यू में कमी हो वो डेप्रिशिएशन होता है। एक्सीडेंटल डैमेज, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए। एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंसेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड, जैसे कोई मशीन पुरानी है उसकी टेक्निक चेंज हो गई तो उससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए इसमें बात करते हैं डेप्रिशिएशन का मतलब फिक्स्ड एसेट जैसे मशीन, प्लांट, बिल्डिंग की वैल्यू में कमी हो जाती है, और जैसे डेली की घिसावट, ईयर एंड टीयर, एक्सीडेंट या डैमेज, टेक्नोलॉजी या डिमांड बदलने से पुराना हो जाना, ये होता है ऑब्सोलेसेंस होता है। इसे फिक्स्ड कैपिटल की खपत भी कहते हैं। इसे फिक्स्ड कैपिटल की खपत भी कहते हैं। वाई डेप्रिशिएशन हैपेंस? मशीन का यूज होता है, पार्ट्स घिसते हैं,
टेक्नोलॉजी चेंज होती है, पुरानी मशीन बेकार हो जाती है। डिमांड चेंज होती है, प्रोडक्ट की जरूरत कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। फर्म सेट असाइड मनी एवरी ईयर टू रिप्लेस वर्न आउट एसेट्स, यानी कि फर्म क्या करती है, एक पैसा सेट करती है हर साल, जैसे कि कुछ समय बाद जब वो पैसा पूरा हो जाता है तो पुरानी एसेट्स को बेच के नई एसेट्स लेती है। जैसे एग्जांपल, मशीन की कॉस्ट 10 लाख है, इसकी लाइफ 10 साल है, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1 लाख होगा। और कंपनी क्या करेगी, हर साल 1 लाख रुपए इस मशीन की कीमत को जितना कम होता गया 1 लाख रुपए एक फंड में रखती जाएगी, जिसका नाम होगा रिजर्व फंड। 10 साल में ये कीमत पूरी हो जाएगी 10 लाख। और क्या होगा कि जब 10 लाख पूरा हो जाएगा, पुरानी मशीन को हटाकर नई मशीन में ले आएंगे। कंपनी हर साल कुछ पैसा अलग रखती है ताकि मशीन को फ्यूचर में रिप्लेस किया जा सके। इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, इससे क्या होगा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होता है, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है वो पॉसिबल होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन रहती है, जैसे मशीन पुरानी चली गई तो नई ले आएंगे तुरंत, तो हमारी कैपेसिटी जो होगी मेंटेन रहेगी। इकोनॉमी स्लो डाउन से बचाव होता है, यानी जो इकोनॉमिकली कंडीशन जो स्लो डाउन हो जाता है उससे बचाव हो जाता है। अगर डेप्रिसिएशन फंड ना हो, मशीन रिप्लेस नहीं होगी, प्रोडक्शन गिरेगा। जैसे मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन फंड नहीं रखा तो एकदम अचानक आपकी मशीन खराब हो गई, नई मशीन आप ले आ नहीं पाए तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। इनकम गिरेगी और एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, अगर नहीं रखेगा हमारी इनकम भी गिरेगी, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्टॉक, ए स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है, एक क्वांटिटी मेजर की जाती है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पार्टिकल पॉइंट ऑफ टाइम, पीपीटी, पार्टिकल पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका क्या होगा, स्टॉक होगा। एग्जाम्पल 50,000 इन बैंक ऑन जनवरी 1, आपने 50,000 रुपये बैंक में रखे हैं, तो ये क्या है, आपका स्टॉक है। स्टॉक वो क्वांटिटी है जो किसी एक स्पेसिफिक समय पर मेजर होती है। 1 जनवरी को बैंक में 50,000। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ फ्लो। ए फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड के टाइम ओवर होने के बाद में कितना वो बचा। जैसे एग्जांपल 10,000 पर मंथ सैलरी, जैसे कोई 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो ये फ्लो है। फ्लो वो क्वांटिटी है जो किसी समय ऑफ द पीरियड में मेजर्स होती है। एग्जांपल हर महीने 10,000 सैलरी। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो बेसिस, तो ये क्या होगा, स्टॉक एंड फ्लो। तो इसमें क्या होता है, पहली बात करते हैं टाइम, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और स्टॉक जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो होगा वो आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे स्टॉक में क्या हो गया आपका, स्टॉक का ये हो गया वेल्थ हो गया, और ये इनकम जो हो गया आपकी, ये फ्लो हो गया। अब नेचर की बात करें, इस जो स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक होता है, और जो फ्लो जो होता है डायनेमिक होता है, ठीक है, इसलिए चेंज होता रहता है जबकि वो सेम रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, फ्लो चेंज करता है स्टॉक को। एग्जांपल डिपॉजिट फ्लो, जैसे आपने डिपॉजिट किया, फ्लो बैंक बैलेंस, स्टॉक बढ़ता है, जैसे पैसा बैंक में जमा किया गया तो ये फ्लो तो हुआ लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ा स्टॉक से। विथड्रॉ फ्लो, बैंक बैलेंस कम करता है, यानी फ्लो जो है स्टॉक को कम करेगा। फ्लो स्टॉक को बढ़ाता है या घटाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेन चीज 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये कौन कौन से 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पर 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे क्या होता है इनका हाउस होल्ड में, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये हाउस होल्ड सेक्टर्स में गुड्स खरीदते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के मालिक होते हैं, यानी जो भी प्रोडक्शंस करता है, जैसे कि लैंड जमीन है आपके पास, हाउस होल्ड के पास हुआ है, लेबर है, यानी ये प्रोडक्शंस के एक मालिक होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, यानी जो प्रोड्यूस गुड्स करते हैं वो आपका हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। ये क्या करते हैं कि किससे फैक्टर हायर करते हैं, जैसे जमीन हाउस होल्ड से किराए पे ले ली या उनसे लेबर ले ली, तो ये प्रोडक्शंस करते हैं, उत्पादन करते हैं, हाउस होल्ड से लेबर कैपिटल लेते हैं। बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट टैक्स करती है, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विस, लॉ, डिफेंस, वेलफेयर,
ये चीजें प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और सुरक्षा और सेवा देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये हमारे एक्सटर्नल सेक्टर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करना है तो ये एक्सटर्नल है। फॉरेन ट्रेड रिलेशंस एक्सटर्नल सेक्टर है। विदेश के साथ व्यापार यानी फॉरेन के साथ जो भी हम व्यापार करें तो ये एक्सटर्नल सेक्टर है। अब देखिए इंटरनल सेक्टर फ्लोस, यानी इनका इंटरनल सेक्टर फ्लोस क्या होता है, सब सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दो प्रकार के फ्लोस होते हैं, रियल फ्लोस। रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर, यानी जो फ्लो ऑफ गुड्स होता है किनके बीच में होता है, सर्विसेज बिटवीन सेक्टर्स के बीच में हो। जैसे एग्जांपल फर्म्स गुड्स हाउस होल्ड, यानी फर्म ने गुड्स को बनाया और किसके पास गया, हाउस होल्ड के पास। फिर देखिए बात करें हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड के कैसे को दी, फैक्टर सर्विसेज दी, किसको दी, फर्म को दी। तो ये आपका ये हो गया, आपका फर्म ने क्या दिया, गुड्स दिया हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जैसे आपका लेबर या अदर कोई प्रोडक्ट्स गुड्स दिया, तो ये चीजें प्रोवाइड करना। गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान, यानी गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाए, तो ये आपका होता है फ्लो ऑफ गुड्स होता है। मनी फ्लोस, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर्स, एग्जांपल हाउस होल्ड, जैसे काम किया हाउस होल्ड ने क्या किया कि पेमेंट की, किसको की, फर्म को। तो हाउस होल्ड ने पेमेंट किसको की, फर्म को की, और इससे के बदले में क्या, जैसे गुड्स खरीदा हाउस होल्ड ने तो पेमेंट फर्म को की। अब फर्म ने क्या किया, इनसे हाउस होल्ड से क्या किया, काम लिया था, उसके बदले में क्या दी, इसको वेजेस दी, हाउस होल्ड को वेजेस मिली और फर्म ने पे की। जो पैसे का आदान प्रदान हो, यानी मनी का आदान प्रदान हो, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर, यानी जो फ्लो ऑफ मनी का हो सेक्टर के बीच में, तो ये आपका मनी फ्लो। और जो आपका जो गुड्स का और सर्विसेज का एक दूसरे के बीच में फ्लो हो, तो वो आपका होता है रियल फ्लोस। और स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लो, यानी मनी फ्लो जो होता है रियल फ्लो से अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में गुड्स जाते हैं पैसा उसका अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे मान लीजिए गुड्स फर्म ने हाउस होल्ड को दिया, तो हाउस होल्ड अब वह पैसा वापस देगी ना, फर्म के पास पैसा आएगा, तो ये अपोजिट होता है। जैसे ये हो गई आपकी फर्म हो गई, फर्म ने गुड्स किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया, तो ये इस डायरेक्शन में गया, फर्म ने गुड्स दिया। अब पेमेंट की बात आई, रिसीव्ड की बात आई, तो हाउस होल्ड क्या करेगा भाई, पैसा देगा, किसको देगा, मनी देगा, किसको देगा, फर्म को देगा। तो जिस टाइप से आएगा जो पैसा इस डायरेक्शन में अब वापस आएगा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज लगातार चलती रहती हैं। पहली चीज चलती है प्रोडक्शन, चलता है, प्रोडक्शन होगा भाई, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के बाद में क्या होगा, इनकम जनरेशन होगी। जैसे इनकम जनरेशन होगी एक्सपेंडिचर्स हो गई, ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। थ्री फेजेस में होता है, फेज ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू एडिशंस होती हैं, वुड 5000, चेयर 10,000, वैल्यू एडिशंस 5000, यानी इसमें वैल्यू एडिशंस कितनी होगी, 5000 होगा। उत्पादन का मतलब वैल्यू बढ़ाना है। फेज ऑफ इनकम जनरेशन, यानी इनकम जनरेशन में क्या होता है, फर्म्स फैक्टर पेमेंट देती हैं। जैसे किसी ने काम किया उसके बदले वेज, कोई लैंड ली उसके बदले में रेंट पे किया, और कोई पैसा लिया तो उसके बदले इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये इनका फेज ऑफ इनकम जनरेशन का होता है। प्रोडक्शंस के बदले हाउस होल्ड को इनकम मिलती है, जो भी चीज प्रोडक्शंस करते हैं इसके बदले में हाउस होल्ड को इनकम मिलती है। फेज ऑफ एक्सपेंडिचर्स, इनकम को खर्च किया जाता है, क्या करते हैं आप, इनकम को खर्च करते हैं कंजम्पशंस पे या इन्वेस्टमेंट पे। फिर इनकम फिर से मार्केट में खर्च होती है और डिमांड क्रिएट करती है, यानी इनकम जो होगी वो फिर मार्केट में खर्च होगी और डिमांड क्रिएट होगी। ट्रिपल आइडेंटिटी, प्रोडक्शंस, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, प्रोडक्शंस किया, इनकम हुआ, इनकम से क्या हुआ, फिर एक्सपेंड करेंगे लोग, ये तीन एक ही चीज के अलग अलग रूप में। अजम्पशंस ऑफ टू सेक्टर मॉडल, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, तो इसके टू सेक्टर के क्या है, हाउस होल्ड और फर्म है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं, हाउस होल्ड अपनी पूरी इनकम खर्च करते हैं, ठीक है। ये टू सेक्टर्स के मॉडल्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प, जब भी पैसा आएगा जनरेशन होगी तो हेल्प मिलेगी। सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस समझते हैं, इकोनॉमी के वर्किंग मैकेनिज्म को क्लियर करते हैं,
तो इसमें स्टूडेंट्स जो फाइनल एग्जाम समरी, डेप्रिसिएशन वैल्यू लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम, रियल फ्लो गुड सर्विसेज, मनी फ्लो पैसा, अपोजिट डायरेक्शन, प्रोडक्शन इनकम, यानी प्रोडक्शन इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर्स। तो स्टूडेंट्स ये मेरे नोट्स थे। तो आज नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए मैं आपके पास लेके आऊँगा ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, फुल नोट्स, इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के नोट्स आपको मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लीजिएगा।